हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे। बेटा, परीक्षाओं की तैयारी करना है तो जोश से करो, उमंग से करो, रुचि से करो, लगन से करो, तब कहीं जाकर परिणाम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम घंटों बैठे हैं, किताब हाथ में है, लेकिन हमारा मस्तिष्क या मन कहीं और ही घूम रहा है। यदि ऐसा हुआ तो फिर रिजल्ट के बाद पछतावा होगा, तो उस पछतावे से थोड़ा डरो। अर्थात अभी आपके पास समय है और तैयारी अच्छे से करो। लेकर आई हूं आज आपके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा का 5वां चैप्टर। नाम है गांधी, नेहरू और यासेर अराफात। इसमें हम जानेंगे गांधी जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में और यासेर अराफात जी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं भीष्म साहनी जी के जीवन परिचय की ओर और पढ़ते हैं उनका जीवन परिचय। भीष्म साहनी का जन्म रावलपिंडी, अब पाकिस्तान में है, सन 1915 में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर में ही हुई। उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन स्कूल में किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। तदुपरांत पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। देश विभाजन से पूर्व उन्होंने व्यापार के साथ साथ मानद ऑनरेरी अध्यापन का कार्य किया। विभाजन के बाद पत्रकारिता की, नाटक मंडली में काम किया। मुंबई में बेरोजगार भी रहे, फिर अंबाला के एक कॉलेज में तथा खालसा कॉलेज अमृतसर में अध्यापन से जुड़े। कुछ समय बाद स्थायी रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में साहित्य का अध्यापन किया। रचनाएं देखिए, कहानी है उनकी, कहानी संग्रह है भाग्य रेखा। पहला पाठ भटकती, राख, पटरियां, वाटचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली और डायन। बाप रे, देखो जरा, ये दिया है निशाचर। निशाचर मतलब जो रात में विचरण करते हैं, और डायन कहानियां हैं। उपन्यास है झरोखे, कड़ियां, तमस, बसंती, मयादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। नाटक है माधवी, हानूश, कबीरा, खड़ा बाजार में मुआवजे। बालोपयोगी कहानी है गुलेल का खेल। तमस उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जो उनका तमस उपन्यास है उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। उनके साहित्य अवदान के लिए हिंदी अकादमी दिल्ली ने उन्हें शला का सम्मान से भी पुरस्कृत किया। अब हम चलते हैं गांधी, नेहरू और यासेर अराफात चैप्टर की समरी पर और जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या कहना चाहा है लेखक ने। गांधी, नेहरू और यासेर अराफात प्रस्तुत पाठ की आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है, जो कि एक संस्मरण है। इसमें लेखक ने किशोर अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक के अपने अनुभवों को स्मृति के आधार पर शब्दबद्ध किया है। सेवाग्राम में गांधी जी का सानिध्य, कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू का साथ तथा फिलिस्तीन में यासेर अराफात के साथ व्यतीत किए गए चंद क्षणों को उन्होंने प्रभावशाली शब्द चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि लेखक ने जो भी समय या जो भी क्षण पल उनके साथ बिताए, तो उसी का वर्णन इस पाठ में किया है। संस्मरण देखो बेटा, एक संस्मरण आया है। कहानी सुना होगा, उपन्यास सुना होगा, रिपोर्टाज भी सुना होगा, निबंध सुना होगा, ये संस्मरण सुना है आपने। संस्मरण भी गद्य साहित्य की एक विधा है। संस्मरण का अर्थ होता है जो यादों में लिखा हुआ हो, तो ये एक संस्मरणात्मक ही है। संस्मरण अर्थात जो स्मृतियों के आधार पर लिखा जाता है। तो संस्मरण किससे बनता है? स्मृतियों से। स्मृतियां किसे कहते हैं? यादें। संस्मरण बनता है स्मृतियों से, और ये स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है कि जितनी अच्छी स्मृति होंगी, जितने अच्छे से हमें मस्तिष्क में जो यादें होंगी, वो संस्मरण उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये जो संस्मरण है बहुत ही रोचक है, सरस है और पठनीय बन पड़ा है, पढ़ने योग्य है, क्योंकि भीष्म साहनी जी ने अपने रोचक अनुभवों को बीच बीच में जोड़ दिया है। इस पाठ के माध्यम से रचनाकार के व्यक्तित्व के अतिरिक्त राष्ट्रीयता, देश प्रेम और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री जैसे मुद्दे भी पाठक के सामने उजागर हो जाते हैं। भीष्म साहनी जी ने यहाँ पर अपना अनुभव साझा किया है। लेखक के भाई बलराज सेवाग्राम में रहते थे। अब बात होती है, शुरुआत होती है कि भीष्म साहनी जी को कब गांधी जी मिले, कब नेहरू जी मिले, कब यासेर अराफात जी मिले। तो लेखक जी के जो भाई थे बलराज जी, वो सेवाग्राम में रहते थे, जहां वे नई तालीम पत्रिका के सह संपादक, उप
एडिटर सब एडिटर के रूप में काम कर रहे थे। सन 1938 में जिस साल कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसी साल कुछ दिन उनके साथ बिता पाने के लिए वह उनके पास चले थे। रेलगाड़ी वर्धा स्टेशन पर रुकती थी। वहां से लगभग 5 मील दूर सेवाग्राम तक का फासला इन इक्के या तांगा में बैठकर तय करना होता था। रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर था, तो इक्का जानते हो, जो एक घोड़ा रहता है उसमें, या तांगा जो रहता है उसमें बैठकर चले गए। वहां देर रात सेवाग्राम पहुंचे। कौन? लेखक के भाई। लेखक अपने भाई से देर रात तक बातचीत करते रहे। भाई ने बताया कि गांधी जी प्रातः 7 बजे घूमने निकलते हैं, क्योंकि लेखक के मन में ये इच्छा थी कि वे गांधी जी से भेंट करें। उन्होंने गांधी जी के साथ लेखक को अकेले जाने के लिए कहा। इस पर लेखक ने कहा, मैं अकेला उनकी पार्टी के साथ कैसे जा मिलूं, तुम भी साथ चलो। तब उनके भाई ने क्या कहा, तो दूसरे दिन लेखक तड़के ही उठ बैठे और कच्ची सड़क पर आंखें गाड़े गांधी जी की राह देखने लगे, क्योंकि भाई ने बताया था कि तुम्हें सुबह ही जाना होगा। ठीक 7 बजे आश्रम का फाटक लांघकर गांधी जी अपने साथियों के साथ सड़क पर आ गए थे। उन पर नजर पड़ते ही वह उठ खड़े हुए। बलराज अभी भी बेसुध हो रहे थे। लेखक ने झिंझोड़ कर उन्हें जगाया। आखिर कदम बढ़ाते कुछ देर में वे गांधी जी से जा मिले। गांधी जी ने मुड़कर देखा। भाई ने आगे बढ़कर परिचय कराया। लेखक के साथ चलने लगे। गांधी जी के साथ थी कौन? डॉक्टर सुशीला नैयर भी थी, और गांधी जी के निजी सचिव महोदय देसाई भी थे, महादेव देसाई। लेखक कभी आसपास देखते, कभी नजर नीचे किए जमीन की ओर, तो कभी गांधी जी की धूल भरी चप्पलों की ओर देखते। बड़े असमंजस में हैं अभी। वह गांधी जी से बात करना चाहते थे, या चाहते थे, ठीक है, पर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहें। फिर सहसा अचानक उन्होंने रावलपिंडी का जिक्र किया। गांधी जी रुक गए और उन्होंने लेखक से मिस्टर जॉन के बारे में पूछा। लेखक ने जॉन साहब का नाम सुन रखा था। वे शहर के जाने माने बैरिस्टर थे, मुस्लिम थे। संभवतः गांधी जी उनके यहाँ ठहरे होंगे। कभी कभी गांधी जी बीच बीच में हंसते हुए कुछ कहते। वे बहुत धीमी आवाज में बोलते थे, बहुत ध्यान से लोगों को सुनना पड़ता था। लगता है अपने आप से बातें कर रहे हैं, अपने साथ ही विचार विनिमय कर रहे हैं। उन दिनों को स्वयं भी याद करने लगे हैं। शीघ्र ही वे अब सब आश्रम की तरफ जा रहे हैं। लेखक सेवाग्राम में लगभग 3 सप्ताह तक रहे। उन दिनों एक जापानी भिक्षु अपने चीवर वस्त्रों में गांधी जी के आश्रम की प्रतीक्षा कर रहा था। भिक्षु आप जानते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी। जैसे हिंदू धर्म में गुरुजी होते हैं, मुस्लिम में मौलवी साहब होते हैं, वैसे ही बौद्ध धर्म में भिक्षु होते हैं। लगभग मील भर के घेरे में बार बार अपना गांग बजाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। उसकी प्रदक्षिणा भिक्षुक की प्रार्थना के वक्त समाप्त होती है। वह प्रार्थना स्थल पर पहुंचकर बड़े आदर भाव से गांधी जी को प्रणाम करता और एक ओर बैठ जाता है। एक दिन दोपहर के समय लेखक आश्रम के बाहर निरुद्देश्य से टहल रहे थे, या टहल रहा था भी कह सकते हैं। तब सड़क के किनारे एक लड़के के चिल्लाने की आवाज दी। खोखे के अंदर 15 साल का एक लड़का, ओ माय गॉड, जो देखने में गांव का रहने वाला दान पड़ता था, हाथ पैर पटक रहा था और हांफता हुआ बार बार कहे जा रहा था, मैं मर जाऊंगा, बापू को बुलाओ। उसकी आवाज सुनकर गांधी जी आ गए। वे अपने नंगे बदन पर खादी की हल्की सी चादर ओढ़े थे। गांधी जी उसके पास आकर खड़े हो गए। उसके फूले हुए पेट की ओर नजर गई, उस पर हाथ फेरा और बोले, ईख पीता रहा है, इतनी ज्यादा पी गया, तू तो पागल है। उन्होंने उसे उल्टी करने को कहा। लड़का हाय हाय करता हुआ नीचे उतरा, नाली के किनारे बैठ गया। गांधी जी उसकी पीठ पर हाथ रखे झुके रहे। थोड़ी देर में उसका पेट हल्का हो गया। वह हांफता हुआ बैठ गया। हर दिन प्रातः जिस कच्ची सड़क पर वे घूमने निकलते, उसके एक सिरे पर एक कुटिया थी जिसमें एक रुग्ण व्यक्ति रहता था जो रोगी था। संभवतः वह दिक्क का मरीज था। गांधी जी हर दिन उसके पास जाते, उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करते। उनका वार्तालाप गुजराती भाषा में होता था, क्योंकि आपको पता ही है गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात। तो वह गुजराती ही उनकी मातृभाषा थी। सन 1938 के आसपास की बात है कि पंडित नेहरू कश्मीर यात्रा पर आए थे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ था। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में झेलम नदी पर शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, 7वें पुल से अमीरा कदल तक नाव में उनकी शोभा यात्रा देखने को मिली थी। जब नदी के दोनों ओर हजारों हजार कश्मीर निवासी अदम्य उत्साह के साथ उनका स्वागत कर रहे थे। अद्भुत दृश्य था।
इस अवसर पर नेहरू जी को जिस बंगले में ठहराया गया था वह लेखक के फुफेरे भाई थे। भाई ने उसे नेहरू जी की देखभाल करने के लिए कहा। दिन भर तो पंडित जी स्थानीय नेताओं के साथ जगह जगह घूमते रहे, विचार विमर्श करते रहे और बहुत ही व्यस्त रहे। लेकिन अब क्या हुआ कि एक दिन खाने की मेज पर बड़े लब्ध प्रतिष्ठित लोग बैठे थे। मतलब खाने की मेज समझते हो, डाइनिंग टेबल कह सकते हैं जिसको। अब्दुल्ला खान, अब्दुल गफ्फार खान, रामेश्वरी नेहरू, उनके पति आदि। बातों ही बातों में कहीं धर्म की चर्चा चली तो रामेश्वरी नेहरू और जवाहरलाल जी के बीच बहस सी छिड़ गई। जवाहरलाल नेहरू ने फ्रांस के विख्यात लेखक अनातोले द्वारा लिखित एक मार्मिक कहानी कह सुनाई। अब पेरिस शहर में एक गरीब बाजीगर, बाजीगर समझते हो, नट, जो खेल दिखाते थे। आपने देखा होगा जो पतली पतली सी रस्सियों पर चलते थे या छोटे से पाइप में से निकल जाते थे। नट मतलब करतब या सर्कस दिखाने वाले, जो तरह तरह के करतब दिखाकर अपना पेट पालता था और इसी व्यवसाय में उनकी जवानी निकल गई। क्रिसमस के पर्व पर पेरिस के बड़े गिरजे में पेरिस निवासी सजे धजे हाथों में फूलों के गुच्छे और तरह तरह के उपहार लिए माता मरियम को श्रद्धांजलि अर्पित करने गिरजाघर में जा रहे थे। गिरजा के बाहर गरीब बाजीगर हताश सा खड़ा था क्योंकि वह इस पर्व में भाग नहीं ले सका। ना तो उसके पास माता मरियम के चरणों में रखने के लिए कोई तोहफा था, ना ही उनके फटेहाल को कोई गिरजा घर में जाने की अनुमति दे रहा था। अचानक ही उसने अपने कर्तव्यों से माता मरियम को खुश करने का उपाय ढूंढा। देखो, जिसके पास जो होता है ईश्वर को वही प्रदान करना ही सबसे बड़ी श्रद्धा मानी जाती है। तो श्रद्धालुओं के जाने के बाद बाजीगर चुपके से अंदर घुस गया मदर मैरी तथा अपने कपड़े उतारकर पूरे उत्साह के साथ करतब दिखाने लगा। उसके हांफने की आवाज बड़े पादरी, जो फादर रहते हैं, कान में पड़ती और वह यह समझकर कि कोई जानवर गिरजा में घुस गया है और गिरजा को दूषित कर रहा है तो भागते हुए गिरजा के अंदर आते हैं। बाजीगर को देखते हुए तिल मिला उठे, गुस्सा हो गए कि ये कौन है जो बिना परमिशन के यहाँ पर आ गया है और मदर मैरी के सामने या माता मरियम के सामने ये क्या कर रहा है। जो पादरी थे या जो फादर थे उन्हें गुस्सा आया। माता मरियम का इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि आग बबूला वह नट की ओर बढ़ता है कि उसे लात जमाकर गिरजे के बाहर निकाल दे। वह नट की ओर गुस्से से बढ़ ही रहा था, तभी माता मरियम की मूर्ति अपनी जगह से हिलती है। माता मरियम अपने मंच से उतर आती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नट के पास जा पहुंचती है और अपने आंचल से हांफते नट के माथे का पसीना पोंछती हुई उसके सिर को सहलाने लगती है। कहानी नेहरू जी के मुंह से सुनी। नेहरू जी का कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था। उस रात देर तक नेहरू जी चिट्ठियां लिखवाते रहे थे। सुबह लेखक ने अखबार उठा लिया और बरामदे में खड़ा नजरसानी करने लगे। उसी समय सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आवाज आई। वह समझ गए कि नेहरू जी उतर रहे हैं। उन्हें इस रोज अपने साथियों के साथ पहलगाम के लिए रवाना होना था। लेखक ने फैसला किया कि अखबार पढ़ता रहेगा और तभी नेहरू जी के हाथ में देगा, तब वे मांगेंगे। इस बहाने कम से कम छोटा सा वार्तालाप तो हो जाएगा। नेहरू जी हाथ में अखबार लेकर चुपचाप एक ओर खड़े रहे। वे शायद इस इंतजार में थे कि लेखक स्वयं अखबार उन्हें देगा। लेखक की टांगें एकदम से ऐसी नहीं कि लड़खड़ाने से लगती हैं। डर था कि नेहरू जी बिगड़ ना उठें, फिर भी अखबार को थामे रहा। कुछ देर बाद नेहरू जी धीरे से बोले, आपने देख लिया हो तो क्या मैं एक नजर देख सकता हूं? सुनते ही लेखक पानी पानी हो गया। मतलब उनको पानी पानी हो जाना मतलब शर्मसार हो जाना कि ओह मैंने ये क्या कर दिया। ठीक है, और इस तरह से वो देखते हैं। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। एक दिन प्रातः लोटस के तत्कालीन संपादक ने बताया कि लेखक और उसकी पत्नी को उस दिन सदर मुकाम में आमंत्रित किया गया है। अब ये और अच्छी खबर थी कि अब उनको बताया गया है कि लेखक और उसकी पत्नी को उस दिन सदर मुकाम में आमंत्रित किया है। उनके पहुंचने पर यासेर अराफात अपने दो एक साथियों के साथ बाहर आए और उन्हें वहां से अंदर ले गए। ठीक है, वे बड़े कमरे में दाखिल हुए। दाई और लंबी सी खाने की मेज पहले से लगी थी। अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से डाइनिंग टेबल लगी हुई थी। उस पर पहले से ही एक बड़ा सा भुना हुआ बकरा रखा था। यासेर अराफात उनके साथ बैठ गए। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। हमारा वार्तालाप सीमित विषयों पर था।
अब जैसे नहीं कि किसी को डिनर पर बुलाया है, किसी को लंच पर बुलाया है, तो जो भी डिस्कशन है वो किया जा सके। तो ये वार्तालाप करने का एक भारतीय तरीका है कि भाई किसी को भोजन पर आमंत्रित कर लिया जाए, फिर उसके बाद चर्चा की जाए, ठीक है। फिर फिलिस्तीन के प्रति साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्यायपूर्ण रवैये की हमारे देश के नेताओं द्वारा की गई भर्त्सना, फिलिस्तीन आंदोलन के प्रति विशाल स्तर पर हमारे देशवासियों की सहानुभूति और समर्थन आदि इस विषय पर चर्चा हुई। दो एक बार जब गांधी जी और हमारे देश के अन्य नेताओं का जिक्र आया तो अराफात बोले, वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए। और एक बात ध्यान से सुनो बेटा, जब भी हम किसी की बातों को कहीं लिखते हैं तो उनको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, आपको पता ही होगा। और मैं आपको बता देती हूं, जैसे एज इट इज हमें उनके वाक्यों को लिखना है तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं, ठीक है। बीच बीच में आतिथ्य भी चल रहा था। आतिथ्य मतलब स्वागत, सत्कार, परोसना, भोजन देना। मतलब आतिथ्य मतलब नहीं कि हाँ भाई हम होस्ट हैं तो हमें अपना अच्छे से करना पड़ेगा, जो आया है करना चाहिए। अराफात लेखक और अन्य अतिथियों को फल छील छील कर खिला रहे थे। वे शहद की चाय भी बना रहे थे। जब भोजन का समय आया तो लेखक गुसल खाने गए। जब वह गुसल खाने में से बाहर निकले तो यासिर अराफात तौलिया हाथ में लिए बाहर खड़े थे। अब सोचो, इतने अच्छे से आतिथ्य हुआ, सत्कार हुआ और वो जो एक भाईचारे की भावना थी वो वहां देखने को मिली, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं इसी पाठ के प्रश्न उत्तरों पर, तो ध्यान अब और अधिक दीजिएगा। यहां पर परीक्षण होगा कि आपने अभी जो सुना, देखा, समझा वो आपको कितना समझ में आया। पहला प्रश्न है, लेखक सेवाग्राम कब और क्यों गया था या गए थे? तो लेखक भीष्म साहनी अपने भाई बलराज साहनी के पास कुछ दिनों तक रहने के लिए सेवाग्राम गए थे। भीष्म साहनी नाम है अपने लेखक का और बलराज साहनी उनके भाई का नाम है। तो वहां पर रहने के लिए अपने भाई के पास गए थे, जो उस समय वहां से प्रकाशित होने वाली पत्रिका नई तालीम के सह संपादक थे, मतलब सब एडिटर थे। यह सन 1938 के आसपास की बात है, जिस साल कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। लेखक कब गए थे सेवाग्राम? 1938 के आसपास, जब कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन भी हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। एक और प्रश्न की ओर आगे चलते हैं हम। लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार का रहा? अब गांधी जी के साथ लेखक गए तो कहते ना भाई कि आपने पहली भेंट कर ली है, बताइए आपको कैसा लगा उनसे मिलकर। तो अब यहाँ जब लेखक गांधी जी से मिल चुके तो प्रश्न में यही पूछा उनको कैसा लगा, क्या जैसा वे सोचते थे वैसा ही या फिर कुछ अलग प्रतीत हुआ। जैसा उन्होंने सोचा था कि गांधी जी हमेशा सबकी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, सबके प्रति अपनत्व, आत्मा मतलब नहीं कि बिल्कुल आत्मा से आत्मा का जो संबंध होता है वैसी भावना रखते हैं, क्या कुछ अलग मिला या ऐसा ही मिला? गांधी जी प्रतिदिन प्रातः 7 बजे अपनी टोली के साथ, टोली तो समझते हो अपने समूह के साथ टहलने जाते थे। बलराज जी ने भी भीष्म जी को बताया कि कोई भी गांधी जी के साथ टहलने जा सकता है। तो बलराज जो कि उनके भाई थे, उन्होंने बताया कि कोई भी गांधी जी के साथ टहलने जा सकता है, यदि तुम्हें गांधी जी से भेंट करनी है तो तुम भी उनके साथ निकल सकते हो। भीष्म जी ने बलराज जी से कहा कि आप भी मेरे साथ चलें। अब भीष्म जी के लिए वो जो माहौल था, वातावरण था, स्थान था, नया था, तो उन्होंने भीष्म जी ने अपने भाई से कहा कि नहीं नहीं आप भी चलिए साथ में। जब वे बाहर निकले तो गांधी जी काफी दूर जा चुके थे, पर वे उनसे जा मिले। उन्होंने देखा कि उनकी टोली तो काफी आगे निकल गई, लेकिन फिर भी वो वहां से पहुंच गए। बलराज भाई ने उनका परिचय कराया, मेरा भाई है, कुछ दिन के लिए मेरे पास आया है। इस टोली में डॉक्टर सुशीला नैयर और गांधी जी के व्यक्तिक सचिव महादेव देसाई भी साथ में थे। गांधी जी से कहा आप बहुत साल पहले हमारे शहर रावलपिंडी आए थे। गांधी जी को याद था, तो उन्होंने पूछा मिस्टर जॉन कैसे हैं? जैसे ही लेखक ने अपनी बात रखी तो गांधी जी ने तुरंत उनको उत्तर दिया, अच्छा तो मिस्टर जॉन कैसे हैं? मतलब उनको वो याद आ चुका था। तो ये रावलपिंडी के एक बड़े वकील थे और संभवतः गांधी जी रावलपिंडी प्रवास ठहरे थे।
गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव लेखक के लिए उत्साहवर्धक रहा, मतलब बहुत अच्छा रहा। और छोटे छोटे जो वाकयात थे वो भी उन्होंने देखा कि एक बच्चा गड्ढे में गिर गया था, बापू बापू चिल्ला रहा था, तो बापू जी वहाँ पहुँच गए, उसकी हेल्प की, और भी बहुत सारी बातें देखी उन्होंने। तो जैसा गांधी जी के बारे में उन्होंने सुना था उससे कहीं बढ़कर बापू जी को पाया, तो बहुत ही अच्छा उनका अनुभव रहा। लेखक ने सेवाग्राम में किन किन लोगों के आने का जिक्र किया है। अब सेवाग्राम में कौन कौन आए थे? जब भीष्म साहनी सेवाग्राम गए तब वहां उन्हें अनेक जाने माने देशभक्त देखने को मिले। मतलब अब देखो भाई, गांधी जी से मिल रहे हैं तो गांधी जी अकेले तो मिलेंगे नहीं, उनके साथ साथ बहुत से देशभक्त और देश प्रेमी भी मिलेंगे। तो लेखक को यह अवसर, मतलब सुअवसर कहेंगे इसको, कि बहुत ही अच्छा अनुभव भी रहा और कई देशभक्त उनको देखने को मिले जो वहां आए हुए थे। वहां पृथ्वी सिंह आजाद जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, ठीक है, लेखक ने वहां मीराबेन, सीमांत गांधी नाम से विख्यात खान अब्दुल गफ्फार खान और बाबू राजेंद्र प्रसाद को भी देखा। इन सब का जिक्र लेखक ने इस संस्मरण में किया है कि उन्होंने गांधी जी के साथ साथ, बापू जी के साथ साथ और भी कई स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों और देशभक्तों का मतलब देशभक्तों से भेंट की। अगला प्रश्न है, रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार किस प्रकार का था? अब देखो आप, एक बच्चा जो खोखे के अंदर था ना, मैंने कहा था भी गड्ढा नहीं, खोखे के अंदर था, अब वो रोगी था, बीमार था, उसके प्रति गांधी जी का व्यवहार कैसा था? याद है? प्रेम पूर्वक, सांत्वना भरा, आत्मीय परिचय, आत्मीय व्यवहार। एक रोगी बालक खोखे के भीतर लेटा बार बार हाथ पैर पटकता हुआ चीख रहा था, मैं मर जाऊंगा, बापू को बुलाओ, मैं मर जाऊंगा, बापू को बुलाओ। बापू उसके पास आकर खड़े हो गए, उसके फूले हुए पेट पर हाथ फेरते रहे। बेचारा पीड़ा से कराह रहा था, हाँ, बहुत बुरी तरह से। तो बापूजी आए, उसके जो पेट फूल गया था, तो उस फूले हुए पेट पर गांधी जी हाथ फेरते रहे, फिर उसे सहारा देकर बोले, अरे पागल, इतनी ज्यादा ईख पी गया? इधर इतना क्यों पी गया तू कि पेट ही फूल गया? इधर नीचे उतरो और मुंह में उंगली डालकर उल्टी कर दो। गांधी जी ने उससे कहा कि तुम्हारा पेट फूल गया है, बहुत ज्यादा ईख, गन्ने का रस पी लिया है तुमने, उसको उल्टी करो। जब उसने ऐसा किया, फिर देखिए, इतना कहकर वे हंस पड़े। लड़के ने उनके आदेश का पालन किया। जब तक उसने उल्टी की, गांधी जी झुके हुए उसके पीठ सहलाते रहे। सोच लो आप, एक माँ की तरह उन्होंने उस बच्चे का ख्याल रखा, जैसे जब भी कोई बीमारी हो जाती है या अपनों की तरह, बिल्कुल पारिवारिक संबंध जो होते हैं, अपने आत्मीय संबंध होते हैं, उसकी तरह गांधी जी उसकी पीठ को सहलाते रहे। जब भी किसी को वॉमिटिंग आती है तो पीठ सहलाते हैं, पूरी पसलियाँ असलियाँ सब कुछ हिल जाती हैं, लेकिन गांधी जी उसके साथ रहे, उसकी पीठ सहलाते रहे। थोड़ी देर में उसका पेट हल्का हो गया और वह खोखे में जाकर लेट गया। गांधी जी के चेहरे पर लेश मात्र भी क्षोभ नहीं था, वे हंसते हुए चले गए। इस प्रकार गांधी जी का उस रोगी बालक के प्रति व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण एवं सेवा भाव से भरा हुआ था। एक अभिभावक की भांति वे उसकी देखभाल कर रहे थे। अभिभावक समझते हैं पेरेंट्स, ठीक है, जैसे माता पिता अपने बच्चों की देख रेख करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि एक माँ अपने बच्चे की छोटी से रोग में भी बिल्कुल दुखी हो जाती है, व्यथित हो जाती है, वैसे ही बापूजी भी अभिभावक की तरह उस बच्चे का ख्याल रख रहे थे और ख्याल रखते हुए चलते गए, तो वो बच्चा भी ठीक हो गया। कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार किया? पहुंचे हैं कश्मीर, स्वर्ग है भाई, कहते हैं ना, भारत का स्वर्ग तो कश्मीर है, कहा जाता है। नेहरू जी के कश्मीर पहुंचने पर कश्मीर निवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में नगर में झेलम नदी में नाव पर नेहरू जी की शोभा यात्रा निकाली गई। नदी के दोनों किनारों पर खड़े लोगों ने नेहरू जी का भव्य अभिनंदन किया। शोभा यात्रा शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंची, मतलब भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया कश्मीर में। मतलब पूरा जो कश्मीर था वो सज धज गया, और जहां से रैली निकली, जहां से उनकी शोभा यात्रा निकली, भीड़ थी, खचाखच भीड़ थी। कई लोग उस यात्रा में शामिल हुए,
और बहुत ही अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से, विशाल तरीके से गांधी जी का कश्मीर में स्वागत हुआ। ठीक है। अखबार वाली घटना से नेहरू जी के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता स्पष्ट होती है? अखबार वाली घटना याद है आपको? ये देखो, अखबार वाली घटना से यह पता चलता है कि नेहरू जी हर छोटे बड़े व्यक्ति को सम्मान देते थे। उनमें अहंकार नहीं था। और ये तो मैं हमेशा कहूंगी बेटा, कितनी भी ऊंचाइयों पर आप पहुंच जाना, लेकिन अपने मन में अहंकार को स्थान कदापि मत देना, क्योंकि जहां अहंकार आ जाता है वहां मानवता धीरे धीरे जाने लगती है। और जहां मानवता गई तो मनुष्य अहंकारी होकर सब कुछ भूल जाता है, मनुष्य को मनुष्य नहीं समझता है और अपने आप को सोचता है कि मैं ही सर्वशक्तिशाली हूँ, मैं ही इसमें संपन्न हूँ, मेरे आगे सब झुकें, ये वाली भावना जाती है। तो कभी भी अहंकार, घमंड को अपने मन में स्थान ही मत देना, और क्योंकि यदि स्थान दिया तो वहाँ घर बन जाएगा और घर से फिर उसको निकालना असंभव जैसा हो जाता है। तो उनमें अहंकार नहीं था तथा अपने को महत्व देकर दूसरे को तुच्छ समझने की वृत्ति भी उनमें नहीं थी। ऐसे वे नहीं थे, क्योंकि जो अहंकारी होता है वो सिर्फ अपने को महत्व देता है और सामने वाले को तुच्छ समझता है। भीष्म जी की टांगें तो डर के कारण कांप रही थी, पर नेहरू जी ने बड़ी शालीनता से कहा, यदि आपने अखबार देख लिया हो तो मैं एक नजर देख लूं। उन्होंने ये सपने में भी नहीं सोचा था लेखक ने कि ये इस तरह से रवैया होगा, और मैं उनके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने बड़े ही शालीनता, विनम्रता से क्या कहा कि यदि आपने अखबार देख लिया हो तो मैं एक नज़र देख लूं। इससे उनकी शालीन व्यवहार का परिचय मिलता है, अर्थात विनम्रता का परिचय मिलता है। ठीक है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो ना बोलें बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल, यहाँ पर समझ में आती है। अगला प्रश्न है, फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया बहुत सहानुभूतिपूर्ण एवं समर्थन भरा क्यों था? फिलिस्तीन के प्रति भारत का जो रवैया था वो सहानुभूतिपूर्ण क्यों था? क्यों उनके प्रति भारत के मन में दया की भावना थी? तो भारत की विदेश नीति अन्याय का विरोध करने की रही है। हमेशा से भारत की जो नीति है वो अन्याय के प्रति खड़ी रही है, अन्याय का विरोध करती ही है। चाहे वो सरकार किसी की भी रही हो, कोई भी समय रहा हो, जहां विरोध मतलब जहां अन्याय हो रहा है, जहां भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां भारतीय सच्चे लोग डटे खड़े रहते हैं। तो साम्राज्यवादी शक्तियों ने फिलिस्तीन के प्रति जो अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया हुआ था उसकी भर्त्सना भारत के नेताओं द्वारा की गई। भर्त्सना समझते हो बेटा? निंदा। भर्त्सना मतलब होता है निंदा, घोर निंदा। ठीक है, घोर निंदा कह सकते हैं इसको। ठीक, भारत के नेताओं द्वारा की गई। भारत के नागरिकों ने भी इसी कारण फिलिस्तीन और उसके नेता यासेर अराफात के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई, क्योंकि यासेर अराफत के साथ अन्याय हो रहा था और समर्थन व्यक्त किया। फिलिस्तीन हमारा मित्र देश है तथा यासेर अराफात का भारत में बहुत सम्मान था, तो इसलिए ये सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भारत की तरफ से फिलिस्तीन के प्रति किया गया। अराफात के आतिथ्य प्रेम से संबंधित किन्हीं दो घटनाओं का वर्णन कीजिए, या फिर भीष्म साहनी के लेख के आधार पर यासेर अराफात के आतिथ्य पर प्रकाश डालिए। इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिलिस्तीन, यासेर अराफात की किस तरह से उन्होंने आतिथ्य किया? भीष्म साहनी और उनकी पत्नी को यासेर अराफात ने भोजन के लिए आमंत्रित किया, बाहर आकर उनका स्वागत किया तथा चाय की मेज पर वे स्वयं फल छीलकर उन्हें खिलाते रहे। उन्होंने शहद की चाय उनके लिए स्वयं बनाकर दी। यही नहीं, जब भीष्म जी टॉयलेट गए थे, वॉशरूम गए थे और बाहर निकले तो यासेर अराफात स्वयं तौलिया लेकर उनके दरवाजे पर खड़े रहे, जिससे भीष्म साहनी जी हाथ पहुंच सकें। ये घटनाएं उनके आतिथ्य प्रेम की प्रमाण है कि इतना, जब भी किसी अतिथि कोई भी अतिथि हमारे घर आते हैं तो इस तरह से उनका आतिथ्य किया जाए तो कितना अच्छा लगता है। ऐसा ही लेखक को वहाँ पर बहुत अच्छा महसूस हुआ और अराफात जी की ये जो व्यवहार है या बातें हैं वो हमेशा याद रही, अर्थात अविस्मरणीय रही।
अगला प्रश्न है, अराफात ने ऐसा क्यों बोला कि वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए। इस कथन के आधार पर गांधी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ भीष्म साहनी जी ने जब गांधी जी की बातें की, और गांधी जी की बातें मतलब कौन नहीं जानता, संपूर्ण विश्व गांधी जी को जानता है, बापू जी को जानता है, राष्ट्रपिता को जानता है। तो अब यहाँ पर यासिर अराफात जी ने क्यों ऐसा कहा कि वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, जितने आदरणीय आपके लिए हैं उतने ही आदरणीय हमारे लिए भी। चाय पानी के समय यासिर अराफात और भीष्म साहनी के बीच बातचीत होने लगी। बातचीत के दौरान जब गांधी जी का जिक्र लेखक ने किया तो अराफात ने गांधी जी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं और उतने ही आदरणीय भी हैं। उनके इस कथन से पता चलता है कि पूरे विश्व में गांधी जी के प्रति सम्मान भाव था, बापू जी के प्रति सम्मान भाव था। गांधी जी के सत्य, अहिंसा और प्रेम के सिद्धांत तथा उनके नैतिक मूल्यों ने सारे विश्व को प्रभावित किया। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे पूरे विश्व में आदरणीय बन गए। कोई नहीं ऐसा था जो गांधी जी के नाम से अपरिचित हो, अर्थात संपूर्ण विश्व, पूरी दुनिया बापू जी को जानती थी और मानती भी थी। आशा करती हूं हर एक प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुना है और गांधी जी, नेहरू जी और यासिर अराफात जी के गुणों से भी, व्यक्तित्व से भी आप भली भांति परिचित हो गए हैं। तो इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे बहुत अच्छे से सोच समझकर उत्तर दीजिएगा और अच्छे अंक प्राप्त कीजिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।